हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लव कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे और बड़ा शानदार टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक का स्कोरिंग वाला टॉपिक है, जिससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। नीट हो या जेई हो या बोर्ड हो, उससे अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है और बड़ा टेक्निकल, बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। उसके स्कोरिंग के लिहाज से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ा शानदार टॉपिक है। इसमें बहुत सारे चीज़ों का स्टडी करना है। लिगेंड्स है, सेंट्रल मेटल एटम है, फ्लक्सीडेंटेड है, उसके बाद चिलेटिंग लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। फिर उसके बाद हम लोग नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पढ़ेंगे, फिर आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, फिर सीएफटी पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ हम लोगों के इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो अभी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन का बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और देन हम आगे टॉपिक्स का भी बात करेंगे। तो आइए हम इस बात को समझते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले इंट्रो हम आपको बताते हैं, इसका क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है जिस कंपाउंड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पार्ट प्रेजेंट हो। कॉम्प्लेक्स पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे जनरली ऐसा होता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है या ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है उसमें 4 सीरीज होता है, वही 3D 4D 5D 6D सीरीज। जो 3D सीरीज होते हैं उसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक होता है एलिमेंट्स। इसी प्रकार से जब आप 4D सीरीज़ का बात करेंगे तो वहाँ यूटेरियम से लेके कैडमियम तक होता है, 39 से लेके 48 तक होता है। इसी तरीके से जब हम कैडमियम के बाद 3D के बाद जब 3D 45D सीरीज़ में आएंगे तो उसके बाद लेंथेनम होता है, लेंथेनम के बाद फिर कोमा होता है, और फिर 58 से लेकर के 71 लुटेशियम तक 4F सीरीज़ के अंदर आ जाता है। फिर जब 71 के बाद कोमा होता है, फिर 72 हफनियम, हफनियम के बाद एक हफनियम से लेकर के Hg80 तक हमारा 5D सीरीज़ एलिमेंट्स होता है। फिर 6D सीरीज़ में जो होता है वो एक्टिनियम वाला होता है ग्रुप, जैसे 89 होगा, फिर कॉमा, फिर 90 से लेकर के 103 तक हमारा 5F सीरीज़ से बिलोंग करेगा। फिर हमारा 104 रदरफोर्डियम से लेकर के कॉम्प्रेंसियम तक 112 112 एटॉमिक नंबर तक बिलोंग्स करता है 6D सीरीज एलिमेंट। सो कहा गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इन्वॉल्व होने वाला एलिमेंट है, ज़्यादातर वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारा, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच मेटल एटम्स आर बाउंड। मेटल एटम्स आर बाउंड, उसमें जो मेटल एटम होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगी बात। मेटल एटम्स आर बाउंड टू नंबर ऑफ एनायंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एनायंस हो गए, एनायंस में जैसे आयंस हो गए, कैटायंस हो गए, आर बाउंड टू coordinate bond. Through a coordinate bond, such compounds are known as coordination compound, like see K4FeCN का हॉल 6। अब आप ये देखें, ये जो है ना एक एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, है ना, जिसके पास स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रेजेंट है। और जिन कंपाउंड के पास कॉम्प्लेक्स पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट प्रेजेंट हो, हम उन कंपाउंड का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देते हैं। जैसे आपको कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कुछ लिविंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है, कुछ नॉन लिविंग भी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, आप क्लोरोफिल देखे होंगे, और क्लोरोफिल में जो होता है वो मैग्नीशियम 2+ कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसी प्रकार से आप हेमोग्लोबिन का भी नाम सुने ही होंगे। हेमोग्लोबिन में Fe2+ कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ना, करेक्ट है। उसके बाद एक आप मार्केट में देखे होंगे, आप कोवाडेक्स नाम करके एक विटामिन आता है ना, विटामिन B12 आता है, और वो बी कॉम्प्लेक्स करके भी आता है, आप देखेंगे उस पर लिखा रहता है कोबाल्ट, है ना। तो आप अगर विटामिन
विटामिन B12 की अगर बात करें तो उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमने जो आपको क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन के बारे में बताया है, यह हमारा लिविंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल है। और जो आप विटामिन B12 देख रहे हैं, यह हमारा नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो हमारा वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए बिकॉज where all ligands, where all atoms molecules are bound to coordinate, bound to CMA, central metal ion, central metal atom through a coordinate bond, and coordinate bond does not dissociated in the water. So complex compound is not dissociated in the water, and coordination compound is dissociated in the water. Coordination compound is a whole compound is coordination compound, but in a square, but FeCN whole 6 present in a square bracket, that is complex compound. Complex compound is not dissociated in water, but coordination compound is dissociated in water. And next, addition and molecular compound. Addition and molecular compound का मतलब है कि when two or more stable salts, two or more stable simple salts, यहाँ क्या सकता है कि when two or more simple stable salts are mixed in stoichiometric, मतलब same proportion, and allowed to evaporate, then form a new type of a compound is called addition compound, like carnallite, dolomite, मोहर salt, etc वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता हूँ पोटास, एलम, ये सारे के सारे हमारे कौन से कंपाउंड हैं, एडिशन कंपाउंड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप जरा देखो। Example of एडिशन कंपाउंड, जैसे KCl प्लस MgCl2। देखो दो हमारा सिंपल सॉल्ट है, दो सिंपल सॉल्ट का जो इवोपरेशन होगा वो हमारा फॉर्म करेगा एडिशन कंपाउंड, है ना। इवोपरेशन मतलब हम इसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे, कितने वाटर, लगभग 6 मोल ऑफ H2O, है ना। देन फॉर्म KCl इंटू MgCl2 6H2O, इसका नाम है कार्नालाइट, है ना। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है CaCO3 प्लस MgCO3, तो बना लेगा CaCO3 डॉट MgCO3, इसका नाम है डोलोमाइट, है ना। ये सारे के सारे हमारे एडिशन कंपाउंड है। तीसरा, अब मान लो अगर तीसरा कंपाउंड का अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम पोटास एलम का भी ले सकते हैं, K2SO4 इंटू K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ से हो जाएंगे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। तो यह हमारा पोटास एलम है। पोटास एलम का फार्मूला हो गया K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O, है ना। इसी प्रकार से हमारा और भी कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में बहुत सारा। तो एडिशन कंपाउंड का मतलब है टू सिंपल कंपाउंड्स, दैट इज KCl MgCl2, CaCO3 MgCO3 to evaporate
and form a new type of a compound. New type of a compound, that is carnallite, dolomite, पोटास एलम. इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? पोटास एलम या फिटकरी भी कह सकते हैं, है ना. तो ये हमारा सब सिंपल कंपाउंड है जो एडिशन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है ना. एटीसी बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारा, तो मैं आपको बताता हूँ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में. अब जरा यहाँ देखो, जैसे मान लो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ. जैसे मान लो हमारे पास K4 है, Fe है और Cn का हॉल 6 है ना. क्या नाम है? अभी तो नाम हम लोगों को मालूम नहीं है. जब हम इसका नेमिंग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि हमारा जो K है वो केटायन है, और केटायन को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तब एनायन वाले पार्ट को लिखते हैं. तो केटायन में इसका नाम पोटेशियम है, तो हम पोटेशियम को पहले लिखेंगे. इसके अंदर हम लोग पहले लिगेंड्स को लिखते हैं, देन लास्ट में हम लोग इसको सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं, और फिर इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम स्मॉल ब्रैकेट में दिखाते हैं. तो नाम है, नोमेनक्लेचर है, उसको हम लोग अलग से स्टडी करेंगे, अलग टॉपिक है. मैं अभी फ़िलहाल जो सिखा रहा हूँ आप उस पर थोड़ा फोकस करिए. ये देखिए, आप FeCN का हॉल 6 इज प्रेजेंट इन स्मॉल ब्रैकेट, so it is known as complex compound है ना. and other part of compound is known as ionization part या counter part, ionization part या counter part है ना. So coordination compound has two parts. One is complex part and other is ionization part, that is counter part, which is dissociated in water. But complex part is not dissociated in water because complex compound having coordinate bond and many different type of ligands are attached to CMA, that is central metal atom ion. So coordinate compound, so complex compound is not dissociated in water, but ionization part, counter part is dissociated in water. So next, K4 FeCN hall 6, like Cn जो है हमारा, वो हमारा लिगेंड पार्ट है. ये हमारा लिगेंड कहलाता है ना, जिसको आप लाइगेंड भी पढ़ते हैं. और जो हमारा Fe है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है. आपसे हमने पहले ही कहा इंट्रो में कि जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है. डी ब्लॉक एलिमेंट में जो यहाँ प्रेजेंट होता है हम उसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट. अब इस ट्रांजिशन एलिमेंट जो यहाँ हमारा प्रेजेंट है हम इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम CMA कह देंगे, CMA. और जो हमारा बाद वाला पार्ट है, आउटर पार्ट है आफ्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इज नॉन एज काउंटर पार्ट, ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पार्ट. अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं कि हम CMA को कैसे लिख सकते हैं, लिगेंड्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितने टाइप का लिगेंड्स होता है, कितने टाइप का डोनर ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होगा, उसका क्या डेंटिसिटी होगा, कौन सा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होगा, कौन सा चिलेट फॉर्म करेगा, रिंग फॉर्म करेगा. हम उन सारे लिगेंड्स के बारे में आपको डिटेल जानकारी यहाँ पर देते हैं. अब देखो, ये जो आप देख रहे हैं अभी, मैं बार बार अभी इसी का एग्जाम्पल लूँगा. जैसे आप देख रहे हैं FeCN का हॉल 6 है ना, मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट को दिखाया हूँ, अभी काउंटर पार्ट को नहीं दिखाया हूँ.
कॉम्प्लेक्स पार्ट को दिखाने का मतलब है कि आप जरा देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये Fe है, CMa है, इसका नाम CMa है। आपको बार बार कहता हूँ कि ये सेंट्रल मेटल एटम है जो डी ब्लॉक एलिमेंट से है। उसमें 4 सीरीज होता है, 3D 4D 5D 6D। 3D में स्कैंडियम से जिंक तक, 4D में यूटेरियम से लेके कैडमियम तक, 5D में लेंथेनम 57, 58 टू 71 लुटेशियम। ये हमारा 4F सीरीज से बिलोंग करता है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट लाइक 72 हफनियम टू Hg 80 atomic number. It belongs to 5D series and next 6D series. 6D series में actinium 89, 92 103 rather lawrencium 103 lawrencium Lr, and next 104 rutherfordium 2 112 कॉपरेंसियम तक। ये हमारा 6D सीरीज से बिलोंग करता है। तो इतना सारा एलिमेंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम उसी डी ब्लॉक एलिमेंट का बात कर रहे हैं जो अभी हमने आपको कहा कि स्कैंडियम से लेकर के कैडमियम तक, यूटेरियम स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, फिर यूटेरियम से लेकर कैडमियम तक, फिर आपको कहा कि जो 57 है, फिर 58 से लेकर के जो 71 है वो F सीरीज का चला गया। तो 72 से जो Hg 80 तक बताया, फिर उसके बाद बताया कि एक्टिनियम है, फिर 90 से लेकर के 103 लॉरेंसियम तक वो F सीरीज में चला गया। तो बचा कितना 104 रदरफोर्डियम से लेकर 112 तक कॉपरेंसियम तक, वो 6D सीरीज से बिलोंग करता है। हम उसी एलिमेंट का बात करेंगे जो 3D सीरीज मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का है, ट्रांजिशन एलिमेंट का है, इन बिटवीन S एंड P। तो आप देखो यहाँ Cn है और Cn 6 है हमारे पास। देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 और 6। क्यों ऐसा लिखा हूं ध्यान से सुनो। ये जो Cn है ना, ये CMa से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है एरो वाला बॉन्ड। आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में एरो वाला बॉन्ड होता है। एरो का मतलब होता है, मेरी बात को सुनो ध्यान से, एरो का मतलब होता है अगर मान लो कि हमारे पास मतलब O 3 एटम है O का, और उसमें 2 एटम आपस में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। O 2 एटम जो है आपस में अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और जब O वाला ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, और सेकेंड पीरियड में तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है। और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर O ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो अपने आउटर मोस्ट में रखेगा नहीं। इसका मतलब है कि तीसरा जो हमारा O है उससे इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, लेकिन उसको देना आसानी से चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी ऑक्टेट पुराना है और एक ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। तो ये O 628 तो शेयरिंग किया, लेकिन ये O शेयरिंग किया, बट हियर 2 ऑक्सीजन atoms like OO, in which 2 atoms, one of the two atoms, अगर तीसरे एटम को हमको देना है तो 1 of the 2 atoms, 2 एटम में कोई एक, या तो ये इसको ट्रांसफर करेगा। मतलब आप पढ़े होंगे, उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको। कह रहा हूँ कि जैसे मान लो इसके पास 6 है और इसके पास भी 6 है, तो हमने क्या कहा, ये ऑलरेडी मान लो कि अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया शेयरिंग करके, बराबर शेयरिंग करके, तो कोवलेंट बॉन्डिंग हो गए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 1 of the 2 atoms, इसका मतलब 2 में से कोई एक एटम इसको ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि ये भी इसको ट्रांसफर करेगा, ये भी करेगा, नहीं। मतलब जो 2 एटम है उसमें से कोई एक ही एटम इसको ट्रांसफर करेगा, लेकिन ये दोनों एटम इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड। सो ऑक्सीजन कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। इसका मतलब है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको डोनेट करेगा। मतलब 1 of the 2 atoms, 2 में कोई एक एटम इसको डोनेट करेगा।
तो अब बॉन्डिंग कैसा हुआ, ये तो यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग हुआ, प्योर कोवलेंट बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ ट्रांसफर तो हुआ बट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय वन ऑफ द 2 एटम्स। क्लियर हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना, ये ओजोन बन गया हमारा। तो वही कह रहा हूं कि जब भी कभी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे ना, तो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होगा। जो CMA है ना आपका, वो CMA के साथ जो CN है ना, वो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच होगा। अब देखो CN 6 है, इसका मतलब 1 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको NC पढ़ देंगे, तो आप थोड़ा नोटिस दैट, NC मत पढ़िए। NC हम कब पढ़ते हैं, जब हमारे इधर, जैसे हम N को इधर लिखते हैं अभी, तो हम तब इसको NC पढ़ते हैं, लेकिन हम बॉन्ड के बगल में C को लिखे तब N लिखे, इसका मतलब ये CN है। हम बॉन्ड के बगल से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, वो लिखा क्या है। तो CN का मतलब नाइट्राइल है, NC रहता तो हमारा आइसोनाइट्राइल होता। अब देखो हमारे पास कितने CN हो गए, 6, और 6 CN मिल करके जो सेंट्रल एटम है, D ब्लॉक एलिमेंट है, उसका D का शेप बहुत बड़ा होता है, D के पास अवेलेबल होता है ऑर्बिटल, वो सारे लोग मिल करके DF जो मेटल है उसके D वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इसका मतलब है कि ये कभी भी वाटर में जाने के बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी डिसोसिएट होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रखा है कि FeCN6 does not dissociate in the water due to presence of coordinate bond। क्लियर। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं, इन जनरल D ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम, means metal having no charge। ऐसा कह सकते हैं कि metal having no charge और positively charge, पॉजिटिव चार्ज। जैसे Fe के पास कोई चार्ज नहीं, या तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो मेटल सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। लिगेंड्स को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या एक्सप्लेन करेंगे कि लिगेंड्स कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड्स कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू CMA सेंट्रल मेटल एटम, है ना। अब कितना एटम है डोनेट करने वाला, जैसे मान लो कि डोनेट करने वाला, मान लो कि हमने NO2 ले लिया और NO2 में डोनर ग्रुप मान लो कि 1 है, चाहे वो ऑक्सीजन कोई भी हो, चाहे NO2 का स्ट्रक्चर दिमाग में लाओ जरा, सोचो, N होगा बीच में O, तो रेजोनेंस करेगा ना, वो निगेटिव चार्ज इधर तो इधर आएगा, तो डोनेट करने वाला सिर्फ एक ही ऑक्सीजन होगा, तो कह देंगे कि उसका डेंसिटी कितना होगा, 1, है ना। कहने का मतलब जो डोनर ग्रुप होगा उसमें 2 भी डोनर हो सकता है, 1 भी डोनर हो सकता है, उसको हम लोग डेंसिटी के नाम से जानते हैं, है ना। डेंसिटी एक छोटा सा वर्ड है जो डोनर एटम पर डिपेंड करता है कि डोनेट कितना कर रहा है। अगर 1 डोनर एटम है उसमें तो डेंसिटी उसका 1 होगा, अगर 2 डोनर एटम है तो उसका डेंसिटी 2 होगा, है ना। आइए अगर हम CMA का बात करें, CMA का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम। अगर हम इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मेटल्स। कौन सा मेटल होगा, D ब्लॉक एलिमेंट का होगा। मेटल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज और नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज इज कॉल्ड CMA सेंट्रल मेटल एटम, है ना। और एक बात बताइए आप, अभी हमने आपको दिखाया कि सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन को ले रहे थे, है ना। सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और जो लिगेंड्स है वो इलेक्ट्रॉन का देता है।
तो जो CMA है वो तो आपका एक्सेप्टर हो गया इलेक्ट्रॉन का। अगर हमने कहा आपसे कि ये CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ हमने कहा कि लाइगेंड्स है, तो ये लाइगेंड्स क्या करते हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो ये तो हमारा डोनर हो गया, ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। और इसको क्या कह देंगे, एक्सेप्टर हो गया ये, इसको क्या कह देंगे, एक्सेप्टर हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और आपको मालूम होगा कि जो लेविस होता है, लेविस साइंटिस्ट का नाम है, 3 टाइप का एसिड होता है, आर्हेनियस, लेविस, ब्रॉन्स्टेड। तो जो लेविस के अकॉर्डिंग होता है, अगर लोन पेयर को कोई एक्सेप्ट करता है तो हम उसको एसिड कहते हैं, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है तो हम उसको बेस कहते हैं। तो अब आप बताओ, जो CMA है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, एक्ट एज लेस एसिड। क्लियर हो गया। और आपको तो पता है इन जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर हो गया। अब मैं आपका बात करता हूँ लिगेंड्स का, है ना, आप इसको नोट करो। अब मैं लिगेंड्स का बात करता हूँ। जरा लिगेंड्स में आप देखो, लिगेंड्स क्या होता है, देखो लिगेंड्स क्या होता है। आपको पता है ये जो होता है ना, ये डोनर होता है। डोनर मतलब स्पीसीज which donate a pair of electron, donate a pair of electron, donate a pair of electron to central metal atom through coordinate bond, through coordinate bond। क्लियर हो गया। इज नॉन एज लिगेंड्स। हो गया क्लियर। हम लिगेंड्स का मतलब ही हो गया जो CMA को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा, लोन पे डोनेट करता होगा, उसको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं ना। और लिगेंड जो होता है, लिगेंड्स एक्ट एज लुईस, क्या हो जाएगा, अगर डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, लुईस बेस, है ना। और ये जनरली नॉन मेटल होता है। लिगेंड्स जो होता है वो जनरली नॉन मेटल होता है। एक होता है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है डोनर एटम्स, number of donor atoms. It is number of coordinating या ligating. It is number of coordinating or ligating in कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ CU। अब ये तो मालूम नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ देर के बाद। डेंटिसिटी का मतलब है इट इज़ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब जितना डोनर ग्रुप होगा, मतलब जितना डोनर एटम होगा लिगेंड्स में, वही उसका डेंटिसिटी कहलाएगा। मैं आपको धीरे धीरे वहाँ तक लेके आता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। on the basis of denticity
ligands can be divided into six types. One is monodentate ligands, other is bidentate ligands, number third is tridentate ligands. Tridentate ligands. Number four, tetradentate ligands. Number five, pentadentate ligands. Number six, हेक्साडेंटेड लाइगेंड्स। बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मोनोडेंटेड लाइगेंड्स होता क्या है, बारी बारी से मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला मोनोडेंटेड लाइगेंड्स है ना। मोनोडेंटेड लाइगेंड्स का मतलब है लाइगेंड्स हैविंग ओनली वन डोनर एटम्स। Ligands having only one donor atoms, only one donor atoms are known as monodentate ligands। मैं आपको ढेरों एग्जाम्पल बताता हूँ कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स में कौन कौन आता है। थोड़ा इंक डालो। मोनोडेंटेड लिगेंड्स का मतलब ही होता है उसके पास डोनर एटम एक होगा, उसका डेंटिसिटी एक होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। example of monodentate ligands। यहां पर हमने आपका नेम लिखा, यहां पर इसके फॉर्मूला को दिखाया, यहां पर इसके चार्ज को दिखाया। मैं ढेर सारा आपको मोनोडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल बताता हूं, आप ध्यान से देखो। सबसे पहला मैं आपका पाइरिडीन बता रहा हूं। पाइरिडीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा ऐसा, यह हाइब्रिड फॉर्म हमने लिखा है। H देखो 1 2 3 4 5 H है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H5N। यह न्यूट्रल स्पीसीज है इसलिए चार्ज यहाँ 0 होगा। पाइरिडीन के बाद वाटर होता है। वाटर को तो पता ही है आपको, वेरी सिंपल, H2O, दैट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑल्सो 0। अमोनिया NH3 ये सब कैसा है, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। एंड नेक्स्ट आपका कार्बोनाइल को मतलब CO कहते हैं उसको, बड़ा सी बड़ा हो, 0 चार्ज होता है। एक होता है नाइट्रोसॉइल NO, इसका भी चार्जेस 0 होते हैं। एक होता है नाइट्राइट को हम अब आप देखे होंगे कि NO2 माइनस को लिखने का अलग अलग तरीका होता है ना। आप NO2 माइनस का अगर पढ़े होंगे, जानकारी होगी, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। 2 4 6 और एक निगेटिव दिया तो कितना हो गया 7, 2 4 6, इसके कितने होते हैं 5, तो ये 7 1 8 हो गए, 6 2 8 हो गए और 5 3 8 हो गए।
इसमें हमने ऐसा दिखाया आपको, ऐसा है ना, ऐसा है ना। अब देखो आप, जब कभी हम O पर माइनस लिखेंगे, अगर O हमारा माइनस होगा मतलब O से लिखा होगा, कहने का मतलब है कि अगर हमने ONO माइनस लिखा, अगर हमने O पर माइनस दिखाया तो हम इसको पढ़ेंगे O नाइट्राइट, है ना। अगर हम N नाइट्राइट अगर कहीं से मिल जाए कि ये N नाइट्राइट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा NO2 माइनस, है ना। ये नहीं है, ये यहाँ होगा ये, और यहाँ NO2 माइनस होगा, मतलब N से लिखा होगा तो N नाइट्राइट होगा, है ना। फिर उसके बाद होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 माइनस, है ना। फिर यहाँ -1 चार्ज, यहाँ भी -1 चार्ज, क्लियर हो गया। फिर आगे और भी मैं आपको लिखता हूँ, इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको आप वीडियो पॉज करके लिखोगे तो लिख पाओगे। फिर मैं आपको बताता हूँ, नाइट्रेट के बाद, नाइट्रेट के बाद परक्लोरेट, परक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, है ना, सल्फाइट, इमाइट, है ना। अब जरा इसके फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में लाते हैं। परक्लोरेट ClO4 माइनस, क्लोरेट ClO3 माइनस, क्लोराइट ClO2 माइनस, हाइपोक्लोराइट ClO माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस, सल्फेट SO4 माइनस, सल्फाइड SO2 माइनस, इमाइड NH माइनस माइनस, है ना। अब यहाँ चार्ज आप लिख लो, चार्ज से पता नहीं चलेगा कि इसका डेंटिसिटी वन है। ये एग्जाम्पल याद करने होंगे कि ये मोनोडेंट है, इसमें डोनर एटम्स एक ही होंगे, है ना। अब यहाँ पे चार्ज -1 -1 -1 -1 -2 -2 है ना। ये हमारा हो गया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं इरेज करता हूँ और भी बताता हूँ आपको। आयोडेट, आयोडेट, आयोडेट हो गए। उसके बाद फॉर्मेट हो गए, बहुत सारा है। एसीटेट हो गए। आयोडेट को लिखते हैं IO3 माइनस, IO3 माइनस, है ना। अब आप फॉर्मेट को HCO माइनस लिखते हैं, एसीटेट को CS3CO माइनस लिखते हैं ना। ये सारे के सारे हमने आपको मोनोडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल बताया। तो बड़ा आज शानदार टॉपिक हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है वैसा कंपाउंड जिसके पास स्क्वायर ब्रैकेट मौजूद हो। जैसे मान लो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस पूरे कंपाउंड का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। यहाँ पर एक का नाम कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, एक का आयोनाइजेशन पार्ट हो गया। अगर हम पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो वो वाटर में डिजॉल्व भी होगा। कहने का मतलब मान लो कि K4FeCN का होल 6 है, तो जब इसको हम वाटर में डुबाएंगे तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि वाटर में अनस्टेबल हो गए, एग्जिस्ट नहीं किए, है ना। इसका मतलब इट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फेज। बट क्यों भाई, अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो अगर उसको हम सॉल्यूशन फेज में ले जाए तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो हम कहेंगे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट इन मतलब सॉलिड स्टेट, बट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पूरा है बट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फेज, क्योंकि सॉल्यूशन फेज में ये अपने आयंस को आइडेंटिटी, ये जो अपना आइडेंटिटी है वो लूज़ कर देता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अनस्टेबल हो जाता है उसमें। कहने का मतलब है जब ये हम इसको वाटर में डिजॉल्व कराएंगे तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आयोनाइज हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो वाटर में अनस्टेबल है। लेकिन ये पार्ट नहीं डिजॉल्व होगा, इसका मतलब ये पार्ट अनस्टेबल है। तो ये सॉल्यूशन में भी स्टेबल है और सॉलिड में भी स्टेबल है। तो सॉलिड में कौन स्टेबल होगा? सॉलिड में पूरी पार्ट स्टेबल होगा
और सॉल्यूशन में कौन स्टेबल होगा, सॉल्यूशन में ये स्टेबल होगा, सॉल्यूशन में ये नहीं टूटेगा, ये टूट जाएगा, है ना। सॉल्यूशन में ये स्टेबल हुआ और सॉल्यूशन में, और सॉलिड में कौन स्टेबल हुआ, पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, क्योंकि सॉलिड में जो है ये टूटेगा ही नहीं, पोलर में ये डिजॉल्व हो जाएगा लेकिन नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा, है ना। उसके बाद बताया कि ये हमारा लिगेंड्स होता है और ये हमारा CMA होता है और ये आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो वाटर में आयोनाइज नहीं होता है। लिगेंड जो होता है वो डोनर एटम होता है, वो CMA से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है। और जो हमारा CMA होता है वो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, वो लुईस एसिड होता है। और जो लिगेंड्स होता है वो लुईस बेस होता है क्योंकि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ तक आज हम लोग स्टडी किया और अच्छे से जानकारी मिला हम लोगों को। फिर नेक्स्ट क्लास में शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आज यही तक, थैंक यू सो मच।